अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग मज़े में और पुरसुकून होंगे। तो आज नावल सब्ज़ पत्थर बाय आमना सलीम खान की एपिसोड 4 है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तुम्हें भी हो जाएगी, अयान ने नरमी से कहा। वैसे भी इस दिन किसी ने मोहब्बत का इजहार किया था, अयान ने याद करवाते हुए कहा। वो बस मैंने ऐसे ही बोल दिया था, अलीज़ा ने जल्दी से बोला। गलत बात है, वैसे अपनी बात से मुकर रही हो। अच्छा ठीक है, हुई होगी हल्की बुल्की मोहब्बत, अलीज़ा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। थोड़ी देर फिर दोनों जानिब खामोशी रही। ये हल्की फुल्की मोहब्बत पक्की पक्की मोहब्बत में जब कन्वर्ट होगी, अयान ने संजीदा अंदाज में पूछा। अलीज़ा बेड पर लेट गई। मुझे अपनी लाइफ का कोई डरावना वाक़या सुनाओ। ये मोहब्बत की बातें छोड़ दो, वो इससे बातें करना चाहती थी। अच्छा सुनाता हूँ। अयान ने महसूस किया था अलीज़ा को मोहब्बत का टॉपिक कुछ खास पसंद नहीं। मेरे बाबा मेरे गांव के सरदार थे। इनके पास बहुत सारी बंदूकें थीं, गन थी, जैसे मेरे पास है। बाबा एक दफ़ा फायरिंग कर रहे थे। इनके पास 2 घोड़े थे, बहुत कीमती और खूबसूरत घोड़े। एक घोड़े का नाम माहिर था। मैं तब 20 साल का था। बाबा फायरिंग कर रहे थे। इनको पता नहीं चला था, एक गोली जाकर माहिर को लग गई और वो मर गया। मैंने अपनी आंखों से माहिर को मरते देखा। मुझे भी इससे बहुत मोहब्बत थी। और फिर मेरे बाबा ने इस दिन के बाद से कभी फ़िज़ाई फायरिंग नहीं की। उन्होंने सारी बंदूकें एक संदूक में रख दी। अयान की आंखें नम हो गई। अलीज़ा बहुत गौर से इसे सुन रही थी। दादा जान इनकी वफ़ात के बाद वो संदूक खोली और फिर वो सारी मुझे सौंप दी। मेरे बाबा की विरासत। अलीज़ा की आंखें नम हो गई। क्या मोहब्बत करते थे माहिर से? हाँ, मैं 10 साल का था। बाबा ने इसकी रस्सी मुझे पकड़ा दी। मैं आगे आगे चलता, वो छोटे छोटे कदम उठाता, मेरे पीछे जाता। अयान ने अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी की तरफ देखा। इससे अपने बाबा और माहिर दोनों की याद आ रही थी। और वो दूसरा घोड़ा, वो किधर है? हमारे फार्म हाउस में। अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है। इसके बाद वो दोनों सो गए। अगली सुबह मीरू और अलीज़ा ने मिलकर नाश्ता किया। वो दोनों बहुत कम वक्त में बहुत अच्छी दोस्तें बन गई थी। वो दोनों बहुत सारी बातें कर रही थी। भाभी, आपको पता है अयान भाई शुरू से ही बहुत गुस्से वाले हैं। खैर, अब तो पहले की तरह गुस्सा नहीं करते, बहुत बदल गए हैं। आपने बदल दिया है, मीरू ने मुस्कुराते हुए कहा। यकीनन मर्द सिर्फ अपनी पसंदीदा औरत के लिए खुद को बदलता है। मीरू की उम्र 17 साल है और अयान मीरू से तकरीबन 8 साल बड़ा है। भाभी, एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं 5 क्लास में थी। मेरे स्कूल में एक सर थे, तब शायद मैं 8 साल की थी। सर ने मुझे होमवर्क ना करने की वजह से डांट दिया। मैं रोने वाली शक्ल बना के घर आई। भाई ने मुझे देख लिया। हमारे बाबा गांव के सरदार थे, इसलिए सब भाई से डरते थे। अलीज़ा बहुत गौर से सुन रही थी, जबकि अयान नाश्ते की तरफ मुतवज्जा था। इसे तो लग रहा था मीरू यहाँ से जाने से पहले अलीज़ा को अपने भाई के सारे कारनामे बता कर जाएगी। और जब भाई को पता चला कि मुझे सर ने डांटा है, भाई गन लेकर स्कूल गए और इतना मारा सर को और इतनी ज़्यादा फायरिंग की स्कूल के बाहर। मीरू ने खुशी और पुरजोश अंदाज में अपने भाई का कारनामा सुनाया। मतलब शुरू से ही आवारा है, डाकू, अलीज़ा ने दिल में बोला। अयान ने अलीज़ा की तरफ देखा। वाह, ये तो अच्छी बात है। भाइयों को ऐसे ही पॉसेसिव होना चाहिए। अलीज़ा को यह बात बहुत अजीब लगी थी। फिर इसने मुंह से ना कहा। मतलब टीचर पर हाथ उठाना अच्छी बात तो नहीं है। पर मीरू हंस रही थी अपने भाई के अजीम कारनामे पर। अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम लोग बातें करो, अयान ने टेबल से खड़े होते हुए नॉर्मल अंदाज में कहा। अलीज़ा अयान को छोड़कर बाहर तक आई। अलीज़ा मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देख रही थी। अयान कार में बैठा। क्या देख रही हूँ कि हैंडसम बंदर दिन ब दिन और कितना हैंडसम होता जा रहा है। अच्छा जी, नज़र ना लगा देना, अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे इस खूबसूरती का क्या फ़ायदा जब तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं। अयान का अचानक मूड चेंज हुआ। मोहब्बत चेहरे से नहीं होती जनाब, अलीज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर किससे होती है? पता नहीं, अलीज़ा ने हंसते हुए कहा। मुझे लगा मुझे मोहब्बत पर लेक्चर मिलेगा। अयान ने भी हंसते हुए कहा। इतनी फारिग नहीं हूँ, अलीज़ा ने नॉर्मल अंदाज में कहा। अच्छा लगता है पूरा पाकिस्तान मेरी बीवी कंट्रोल कर रही है, अयान ने तंज़िया अंदाज में कहा। पूरा पाकिस्तान तो नहीं, पर एक डाकू को संभाल रही हूँ, अलीज़ा ने भी सीरियस अंदाज में मजाक किया। कौन सा डाकू? अयान ने हैरत से पूछा। आप हैं डाकू? अलीज़ा ने हंसते हुए कहा। अच्छा, तो मैं डाकू हूँ? सही है, बहुत जल्दी पहचान हो गई। ऑफिस से आकर तुम्हें अपना डाकू वाला रूप दिखाऊंगा, अयान ने मायनी हेज़ मुस्कुराहट के साथ जो मायनी बात की। अलीज़ा को जब समझ आई वो शर्मा गई। इसके गाल सुर्ख हो गए। मैं जा रही हूँ, अलीज़ा ने खुद को कंट्रोल करते हुए नॉर्मल अंदाज में कहा और रुख फेर लिया। अयान समझ चुका था, शर्मा गई है। मेरी तरफ देखो। अलीज़ा ने अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाया। वो अयान की आवाज़ पर रुकी, पर पीछे मुड़कर नहीं देखा था। जी बोलें डाकू अंकल, आप तो अभी से डर गई हैं, अयान ने शरारती अंदाज में कहा। इसने कार स्टार्ट की। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं डरती, अलीज़ा ने पीछे मुड़कर कहा। अच्छी बात है, रोमांस के मामले में मुझे बहादुर औरतें पसंद हैं, अयान ने साफ साफ अल्फाज में कहा। और वो भी बिल्कुल संजीदा अंदाज में। अलीज़ा का चेहरा शर्म हया से लाल सुर्ख हो रहा था।
वो खामोशी से इसकी तरफ देखती रही। इसने कोई जवाब न दिया। अयान ने गाड़ी गेट से बाहर निकाली और साइड मिरर से इसको देखा, जो अभी भी वही खड़ी थी। अयान की मुस्कुराहट गहरी हुई। मीरू के आने का एक फ़ायदा तो हुआ, ये लड़की मेरे करीब आ गई है। अयान खुद से हम कलाम हुआ। अलीज़ा वापस अंदर आ गई। गेट पर बैठे सिक्योरिटी गार्ड ने गेट दोबारा बंद कर दिया। आज अलीज़ा और मीरू ने मूवी ले रखा था। उन्होंने सोचा था आज कोई मूवी देखने जाएंगे। अलीज़ा चाहती थी वो मीरू को फुल एंजॉय करवा कर वापस हवेली भेजे। 4 बजे के करीब उन्होंने अयान को कॉल करके वापस घर बुलवाया। वो तीनों मूवी देखने गए। मीरू और अलीज़ा बहुत एंजॉय करते रहे थे। उन्होंने डिनर भी बाहर से ही किया। अलीज़ा मेहनूनिसा को अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट कर रही थी। वो तीनों एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। ये वही रेस्टोरेंट था जहाँ ये लोग पहली बार मिले थे। अयान जानबूझकर अलीज़ा को इस रेस्टोरेंट में लेकर आया था। अलीज़ा जैसे ही अंदर दाखिल हुई, इस दिन के सारे मनाज़िर आंखों के सामने आए। इसी होटल से इनकी कहानी शुरू हुई थी। वो दोनों 3 माह पहले इस होटल में आए थे। वो होटल वैसे का वैसा था, पर इन 3 माह में इन दोनों की ज़िंदगी तब्दील हो गई थी। अलीज़ा अयान की तरफ देख रही थी। इसकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी। अयान अंदाज़ा ना लगा सका वो यहाँ आकर खुश हुई है या उदास हो गई है। वो लोग खामोशी से एक टेबल पर जाकर बैठ गए। अलीज़ा इस जगह की तरफ देख रही थी जहाँ खड़े होकर इसने अयान को थप्पड़ मारा था। अचानक इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इन लोगों ने खाना ऑर्डर किया। डिनर करने के बाद वो लोग घर आ गए। मीरू अपने रूम में चली गई और अयान अलीज़ा अपने रूम में आ गए। आज तुम अच्छी लग रही थी, अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। सिर्फ अच्छी लग रही थी, पहले नहीं लगती? अलीज़ा ने आईब्रो उचकाते हुए पूछा। पहले भी लगती हो, आज पहले से भी ज़्यादा अच्छी लग रही है, अयान ने पुरजोश अंदाज में कहा। अच्छा जी। मीरू बहुत खुश थी। अलीज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, और तुम? अयान ने पूछा। मैं भी खुश थी, अलीज़ा ने कहा। अब इतना अच्छा डिनर करवाया, अब मुझे अच्छी सी चाय बना कर दो, अयान ने नॉर्मल अंदाज में कहा। ओके, अभी बना कर लाती हूँ। ये कहते हुए अलीज़ा रूम से बाहर गई। थोड़ी देर बाद अलीज़ा चाय बना कर लाई। अयान टेरेस में था। हल्की हल्की सर्द हवा चल रही थी। सर्दी का मौसम शुरू होने वाला था। अलीज़ा भी अयान के साथ सोफे पर बैठ गई। इसने अयान को कप दिया। मुझे सर्दियों के आगाज़ का मौसम बहुत पसंद है, अलीज़ा मुस्कुराते हुए कहा। शायद ही कोई ऐसा हो जिसको सर्दी का मौसम पसंद ना हो। तुम्हें सर्दियों का एक वाक़या सुनाता हूँ, अयान ने चाय का एक घूंट भरते हुए कहा। सुनाओ, अलीज़ा ने दिलचस्पी से कहा। मैं एक दिन रात के टाइम ड्राइविंग कर रहा था। सर्दियों का ही मौसम था। अचानक धुंध शुरू हो गई। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था और फिर मेरी गाड़ी किसी चीज़ के साथ टकराई। अलीज़ा बहुत गौर से सुन रही थी। जब मैं बाहर निकल कर देखा तो वो एक बोर्ड था। शुक्र है, लोहे का बोर्ड था। मुझे लगा किसी बंदे के ऊपर चढ़ा दिए, अयान ने हंसते हुए कहा। अलीज़ा भी हल्का सा मुस्कुराए। तुम सुबह कौन से डाकू के रूप की बात कर रहे थे? अलीज़ा ने अयान की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा, क्या है? याद करवा दिया। अच्छा किया याद करवा दिया, अयान मायने हेज़ मुस्कुराहट के साथ कहा। क्या मतलब? अयान अलीज़ा अचानक घबरा गई और कब वही रखकर भागने के अंदाज में वहाँ से चली गई। वो इसके इरादे समझ चुकी थी। अयान भी इसके पीछे आया। वो भागकर रूम से बाहर चली गई। किधर तक भागोगी? अयान भी इसके पीछे भाग रहा था। मीरू शायद सो गई थी। इसके रूम का डोर लॉक था। अलीज़ा भागते हुए तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर रही थी कि अचानक आखिरी सीढ़ी पर आकर इसका पाँव मुड़ गया। इसने हल्की सी चीख मारी। क्या हुआ अलीज़ा? अयान परेशान हो गया। इसके पाँव में मोच आ गई थी। ज़्यादा दर्द हो रहा है? अयान ने पूछा, क्योंकि अलीज़ा की शक्ल रोने वाली हो गई थी। और डॉक्टर के पास चलते हैं, अयान ने फिक्रमंदी से कहा। नहीं, रहने दो, मैं ठीक हूँ। अलीज़ा अभी भी वहीं सीढ़ियों में ही बैठी थी। अच्छा, इधर से तो उठो, अयान ने कहा। नहीं उठा जा रहा। अलीज़ा ने अपने पाँव को हरकत दी। इसे शदीद दर्द का एहसास हुआ। यार आओ एक बार डॉक्टर को चेक करवा लाते हैं, ज़्यादा इशू ना हो, अयान ने परेशानी से कहा। अच्छा ठीक है, अलीज़ा ने कहा। अयान ने अलीज़ा को गोद में उठाया और बाहर लाकर कार में बिठाया। वो इसे करीब के एक अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर इसका मायना कर रहा था। इसे अहमद की कॉल आई। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 11 बज रहे थे। अयान रूम से बाहर आया और फीमेल डॉक्टर अलीज़ा के पाँव का मायना कर रही थी। अयान ने कॉल उठाई। सर, जो आपने फ़ाइल मंगवाई थी वो मैं ले आया हूँ। आपके घर के बाहर खड़ा हूँ। सुबह की मीटिंग की सारी तफसील इस फाइल में है। अहमद ने अपने प्रोफेशनल अंदाज में बात की। कितनी बार बोला है मुझे सर नहीं बोला करो, अयान ने नॉर्मल अंदाज में कहा। जो हुक्म सर, अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। वो इसे तंग कर रहा था। यार मैं घर नहीं हूँ, अस्पताल आया हूँ, अयान ने संजीदा अंदाज में कहा। अच्छा, सब खैरियत है? अहमद ने फिक्रमंदी से पूछा। तुम्हारी भाभी के पाँव पर मोच आ गया, इससे लेकर आया हूँ, अयान ने नॉर्मल अंदाज में कहा। अच्छा ठीक है, मैं फिर वापस चला जाता हूँ, अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। अहमद ने अयान के घर के सामने गाड़ी रोकी थी। नहीं, गार्ड बैठा होगा गेट पर, इसे पेपर्स पकड़ा दो, अयान ने नॉर्मल अंदाज में कहा। अच्छा ठीक है, अहमद ने नॉर्मल अंदाज से कहा और गाड़ी से बाहर निकला। इसके हाथ में पेपर्स वाली एक फ़ाइल थी। इसने बाहर निकलकर फ़ाइल गार्ड को पकड़ा दी। अहमद इसे पकड़ाकर वापस जाकर गाड़ी में बैठ गया। अयान ने गार्ड को कॉल की। जी साहब, गार्ड ने फ़ोन उठाते हुए बोला। अहमद गाड़ी में बैठकर कार स्टार्ट कर चुका था। अहमद तुम्हें जो फ़ाइल देकर गया, इसको अंदर जाकर टेबल पर रख दो।
ये गार्ड अयान के पास 4 माह से काम कर रहा था। अयान को इस पर ट्रस्ट था और गार्ड जिसका नाम शफीक था, इसने भी अयान को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से पूरी करता था। अयान के जहन में यही था, मीरू का रूम अंदर से लॉक है। गार्ड ने फ़ोन बंद किया और फाइल रखने अंदर आया। फाइल ज़रूरी थी, इसने पेपर इधर उधर ना हो जाए, इसलिए अयान ने गार्ड को बोला, अंदर जाकर रख दो। मीरू की अचानक आँख खुली, इसे प्यास लग रही थी। इसने साइड टेबल पर पड़े जग की तरफ देखा, जो खाली था। वो जग पकड़कर पानी लेने के लिए डोर खोलकर बाहर आई। इसकी नज़र शफीक पर गई, जो टेबल पर फाइल रख रहा था। कौन है आप? यहाँ क्या कर रहे हैं? मीरू ने ऊंची आवाज़ और सख्त लहजे में पूछा। मीरू की आवाज़ पर चौंक कर इस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा। मीरू ने गले में दुपट्टा लिया था। इसके बाल खुले थे। वो अक्सर सोने से पहले बाल खोल देती थी। वो मासूम खुद को अपने भाई के घर में महफूज समझ रही थी। इसने जल्दी से दुपट्टा खोलकर सर पर लिया। गार्ड गलत नज़रों से इसके चेहरे की तरफ देख रहा था। मुंह से कुछ न बोला। मीरू अपनी जगह पर ही खड़ी थी, जबकि गार्ड आहिस्ता आहिस्ता चलता इस तक आया। गार्ड अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मीरू ने अब की बार नॉर्मल अंदाज में पूछा। वो मीरू बीबी, मैं अयान सर के पेपर्स रखने आया था, गार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। शफीक उम्र से 30 साल का लग रहा था। इसने यूनिफॉर्म पहनी थी और स्याह रंगत थी। इसको पता था घर पर कोई नहीं है। इसकी नीयत खराब होगी। शैतान इसे बहका रहा था। मौके का फ़ायदा उठा लो। इसने मीरू की तरफ हाथ बढ़ाया और इसका दुपट्टा खींचने की कोशिश की। अंकल, मीरू की आंखें हैरत से फैली। भाई, अयान भाई, इसने ऊंची ऊंची आवाज़ में अपने भाई को पुकारा। इसने मीरू का बाजू पकड़ा। मीरू की आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। खामोश लड़की, नहीं आएगा तुम्हारा भाई, तुम्हारी अब आवाज़ ना आए। इस आदमी ने मीरू को डराने की कोशिश की। मीरू इससे अपने बाजू छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। वो इसे घसीट कर खींचते हुए कमरे की तरफ लेकर जाना चाहता था। छोड़ो मुझे, छोड़ो, भाई तुम्हें जान से मार देंगे। मीरू ने इसे डराना चाहा। वो इसे कमरे तक ले आया। मीरू ने एकदम से इसे अपने पीछे से धक्का मारा और भागकर बाहर गेट तक आई। वो भी गेट तक ही आई थी कि अहमद वापस आ रहा था। थोड़ा दूर जाकर इसकी नज़र नीचे पड़ी। एक पेपर फोल्ड होकर नीचे गिरा था। अहमद ने उठाकर देखा, वही सबसे खास पेपर था जो फाइल से नीचे गिर गया था। वो वापस अयान के घर की तरफ आया। आगे से मीरू गेट खोलकर बाहर निकल रही थी। इसके पास दुपट्टा भी नहीं था। अहमद को इसका हुलिया देखकर हैरत हुई। गार्ड भी भागकर इसके पीछे आया। मीरू को देखकर अहमद ने गाड़ी रोकी और जल्दी से कार से बाहर आया। वो तेज़ी से चलता गेट तक आया। पीछे से गार्ड ने आकर मीरू को बालों से पकड़ा। इसे नहीं पता था बाहर अहमद भी है। गार्ड बिल्कुल वैश्य हुआ था। अहमद को देखकर इसने मीरू के बाल छोड़े। अब वो कांप रहा था। मीरू भागकर अहमद के पीछे हो गई। बचाएं, मुझे इससे बचाओ, मीरू ने रोते हुए कहा। मीरू का पूरा जिस्म कांप रहा था, जबकि दूसरी जानिब अहमद सख्ती से मुठ्ठियां बंद करके गार्ड की तरफ देख रहा था। गार्ड का वजूद भी अब अहमद के होप से कांप रहा था। वो कदम पीछे की जानिब बढ़ा रहा था। साहिब, मैंने कुछ नहीं किया, वो घबराते हुए अपनी सफाई दे रहा था। अहमद एकदम से दीवाना वारिस की जानिब बढ़ा। इससे गिरबान से पकड़कर नीचे ज़मीन पर दे मारा और इस पर मुक्कों और थप्पड़ों की बरसात कर दी। मीरू फटी आंखों से हैरत से इसे देख रही थी। वो आदमी मरने वाला हो चुका था। अहमद इसके पेट में टांगे मार रहा था। इसके सारे चेहरे पर खून लगा था। इसकी नाक और मुंह से खून बह रहा था। अहमद का हाथ बुरी तरह से जख्मी हुआ था। इसे अचानक ख्याल आया, पीछे मीरू खड़ी है। वो एक छोटी छड़ी अपने पास रखता था। वो इससे इस आदमी का गला काटने लगा था। पीछे खड़ी मीरू थर थर काँप रही थी। इसने अभी छुरी निकाली और पीछे मुड़कर देखा। जाओ अंदर, अहमद ने नरमी से कहा। मीरू ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। वो इससे इसके सामने कत्ल नहीं कर सकता था। इसने अयान के आने तक का इंतज़ार करना बेहतर समझा। इसने एक रस्सी पकड़कर इस गार्ड को बांध दिया और मीरू को बाजू से पकड़कर अंदर ले आया। इधर सोफे पर बैठा, अहमद ने नरमी से कहा और किचन की तरफ गया। थोड़ी देर बाद वो ग्लास में पानी लेकर आया। मीरू अब तक रो रही थी। भाई के पास जाना है। भाई मुझे अकेला छोड़कर किधर चले गए? मीरू ने रोते हुए कहा। रास्ते में होगा, अब परेशान नहीं हो, बस आते ही होंगे, अहमद ने नरमी से कहा। मीरू ने बामुश्किल हलक से पानी गुजारा। इसने 2 घूंट पीकर ग्लास सामने टेबल पर रख दिया। भाई गए किधर हैं? इसने गाल पर आया आंसू साफ करते हुए कहा। अहमद की तरफ देखते हुए पूछा। मीरू की आंखें रोने से सुर्ख हो रही थी। अस्पताल गया, तुम्हारी भाभी के पाँव पर मोच आ गई थी। अयान इस बेवकूफ़ की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अकेली बहन को घर छोड़ गया, अहमद ने दिल में बोला। जुबान से वो खामोश था। मुझे आपसे डर लग रहा है, मीरू ने मासूमियत से बोला। अहमद ने हैरत से इसकी तरफ देखा। वो इसके सामने वाले सोफ़े पर बैठा फ़ोन यूज़ कर रहा था, जबकि मीरू खामोशी से इसके सामने वाले सोफ़े पर बैठी थी। वो वक्फे से इसके हाथ की जानिब देखती थी, जिससे खून बह रहा था। मुझे क्यों डर लग रहा है? अहमद ने फ़ोन से नज़रें हटाकर इसकी तरफ देखा और आईब्रो उचकाते हुए पूछा। क्योंकि आपके पास चाकू है, मीरू ने मासूमियत से कहा। फिक्र नहीं करो, ये चाकू सिर्फ सेफ्टी के लिए रखा है, किसी को कत्ल नहीं किया, अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे क्या पता, शायद झूठ बोल रहे हो, मीरू ने संजीदा अंदाज में कहा। एक तो तुम औरतों को किसी बात पर यकीन दिलाना किसी यहूदी को मुसलमान करने के बराबर है। मैंने किसी को कत्ल नहीं किया मोहतरमा, अहमद अपनी सफाई में बोल रहा था।
इतनी देर में बाहर अयान की कार के हॉर्न की आवाज़ आई। गेट अहमद ने बंद किया था। गेट से थोड़े फासले पर अहमद इस गार्ड को बांध कर रखा था। वो गार्ड अभी तक बेहोश था। अहमद ने बाहर आकर गेट खोला। अयान ने हैरत से अहमद की तरफ देखा। अहमद गेट खोलकर एक तरफ वही खड़ा हो गया। अयान गाड़ी घर के अंदर ले आया। अलीज़े की नज़र साइड पर पड़े गार्ड की तरफ गई। अयान जल्दी से कार से बाहर निकला। अहमद ने पीछे से गेट दोबारा बंद कर दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मीरू बाहर नहीं आई थी। इसमें हिम्मत नहीं हुई अपने भाई का सामना करने की, और वो अयान से नाराज़ भी थी। वो भागकर अपने कमरे की तरफ चली गई और रूम अंदर से लॉक कर दिया। अयान ने सख्त लहजे में पूछा, यहाँ क्या हुआ? वो भी गार्ड को ज़मीन पर रस्सी से बंधा हुआ देख चुका था। अहमद ने अयान को सारी बात बताई। अलीज़े भी गाड़ी से बाहर आ गई थी। इसका पाँव अब कुछ हद तक बेहतर था। इस डॉक्टर ने मरहम पट्टी कर दी थी, पर ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती थी। वो कार के साथ सहारा लेकर खड़ी थी। अहमद ने अयान को सारी बात बताई। अयान की आंखें सुर्ख हो गई। वो एकदम गुस्से से पागल हो गया। वो अपनी सेफ्टी के लिए हमेशा गन पास रखता था। वो एक सरदार था। जान का और हमले का खतरा हमेशा रहता था। अयान गाड़ी की तरफ गया। इसने कार में गन रखी थी। इसने गन पकड़ी। अहमद इसके आगे आया। अलीज़े की आंखें हैरत से फैली। नहीं अयान, रुक जाओ। अयान बिल्कुल पागल और जुनूनी लग रहा था। मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। नमक हराम, साले, बेगैरत, इसके मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हटो मेरे आगे से। अयान ने चीखते हुए कहा, रुक जा, अलीज़े भी इधर है। अहमद ने इसे रोकते हुए कहा, अंदर जाओ अलीज़े। अयान ने सर्द लहजे में कहा। अलीज़े होप से थर थर कांप रही थी। अंदर जाओ, अयान ने इंतहाई ऊंची आवाज़ में कहा। वो अपनी जगह से ना हिली। अयान ने इसे बाजू से पकड़ा और खींचते हुए अंदर की तरफ ले गया। इसके पाँव में शदीद दर्द हो रहा था, पर वो अपना दर्द भूल गई थी। इसका शोहर कत्ल करने लगा था। अयान सुनो मेरी बात, पुलिस के हवाले कर दो। अयान रुको। वो इसकी एक नहीं सुन रहा था। इसे कमरे की तरफ लेकर जा रहा था। इसने कमरे में जाकर इसका बाजू छोड़ा। अयान नहीं, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। अलीज़े इसके आगे आई। अगर तुमने इसे कत्ल किया, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैं एक कातिल के साथ नहीं रहूँगी, अलीज़े ने सख्त लहजे में कहा। अलीज़े मेरे सामने से हटो। अयान के हाथ में गन थी। गन मुझे दो। अलीज़े ने इससे गन लेना चाहिए। अलीज़े, गैरत का मामला है, पीछे हट जाओ। एक बार मीरू से पूछने दो। हो सकता है अहमद भाई को गलत फहमी हुई हो। वो बस अंदर पेपर्स रखने आया हो। अलीज़े पीछे हट जाओ, वरना तुम भी मरोगी मेरे हाथों से। इस सब के बाद अलीज़े कुछ न बोल सके। इसका वजूद सर्द हो रहा था। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या मार देना इतना आसान होता है? अलीज़े ने दिल में सोचा। अयान वहाँ से चला गया। अलीज़ा बुत बनी वहीं खड़ी थी। तुम भी मरोगी मेरे हाथों से। ये लाइन बार बार इसके जहन में चल रही थी। इसका वजूद हल्का हल्का लरज़ रहा था। ठा ठा ठा। अलीज़ा को अपने कानों में गोलियों की आवाज़ आई। वो आवाज़ से होश की दुनिया में वापस लौटी। वो भागकर विंडो की तरफ गई। अहमद और अयान दोनों के हाथ में गन थी और अंधाधुंध वो इस पर गोलियां चला रहे थे। वो अपनी आंखों से ये मंजर देख रही थी। इसने एक बार भी पलकें नहीं झपकी थी। वो खामोश घड़ी देखती रही। मेरा शोहर कातिल है। थोड़ी देर बाद इसके मुंह से निकला और फिर वही बेहोश होकर गिर गई। दूसरी तरफ मीरू भी विंडो पर खड़े होकर ये मंजर देख रही थी। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लाश को ठिकाने लगा दो। हसन को फ़ोन करके बुलाओ। मिलकर ये काम ख़त्म करो, अयान ने नॉर्मल अंदाज में कहा और अंदर की तरफ गया। वो मीरू के कमरे की तरफ गया जो लॉक था। इसने दरवाज़ा नॉक किया। मीरू दरवाज़ा खोलो, अयान ने नरमी से कहा। मीरू बेड ग्राउंड के साथ टेक लगाकर बैठी थी और चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर मुसलसल ज़ोरों शोर से रो रही थी। इसका भाई इसकी वजह से कातिल बन चुका। इसने दरवाज़ा ना खोला। हसन भी वहाँ आ चुका था। अहमद और हसन गार्ड की लाश को वहाँ से ले गए थे। अयान के पास दरवाजे की चाबियाँ थीं। इसने चाबी से दरवाज़ा खोला। मीरू ने अयान की तरफ देखा। अहमद वहाँ से सारे सबूत मिटा कर गया था। इसने गार्ड की लाश समुद्र में फेंक दी। ये इलाका बिल्कुल वीरान था। रात का 1 बज रहा था। वो लोग शहर से बहुत दूर आए थे। अयान चलकर मीरू के पास आया और इसके सामने बेड पर बैठा। इसने तुम्हारे साथ क्या किया था? लहजा थोड़ा सर्द था कि कुछ भी नहीं, मैं बाहर भाग गई थी। मीरू ने रोते हुए हिचकियों के साथ अयान को सारी बात बताई। इसको कोई पछतावा नहीं था। इसने अयान शामिर खान की इज़्ज़त पर हाथ डाला था। इसका अंजाम यही होना था। इज़्ज़त, मिरास और गैरत के मामले में अयान शामिर खान समझौता नहीं करता। अयान ने मीरू के सर पर हाथ रखा। चुप कर जाओ, अयान ने प्यार से कहा। आप मुझे क्यों अकेला छोड़ कर गए थे? मीरू ने रोते हुए शिकवा किया। बस गलती होगी बच्चा, अयान ने नॉर्मल अंदाज में कहा। पानी पियो, मैं लीज़ू को देख कर आता हूँ। अयान ने साइड पर पड़े पानी वाली जग की तरफ इशारा किया। मोरे को इसके बारे में कुछ नहीं बताना, अयान ने इसे नरमी से समझाते हुए कहा। ठीक है, मीरू ने मुख्तसर जवाब दिया। अयान मीरू के रूम से बाहर आ गया। गाँव में अक्सर लोग कत्ल होते रहते हैं। मीरू ये मंजर पहली बार नहीं देख रही थी। इसने अपने बाबा को कई बार मुजरिमों को मारते देखा, इसलिए वो बेहोश नहीं हुई थी। जबकि अलीज़ा पहली बार अपनी आंखों से ये मंजर देख रही थी। अयान रूम में आया। अलीज़ा विंडो के पास ज़मीन पर पड़े बेहोश पड़ी थी। अयान भाग कर इस तक आया।
अलीज़े, अलीज़े उठो। अयान ने इसकी गाल थपथपाई। उठो अलीज़े। अयान ने इसे उठाकर बेड पर लेटाया। इसने साइड टेबल से पानी का ग्लास उठाया और अलीज़े के चेहरे पर पानी के छींटे मारी। उठो मेरी जान। अलीज़े ने कोई हरकत ना की। इस टाइम रात के 2 बज रहे थे। अयान ने अलीज़े को दोबारा गोद में उठाया और इसे लेकर नीचे आया। मीरू जल्दी आओ। अयान ने मीरू को आवाज़ दी। अपने भाई की आवाज़ सुनकर मीरू रूम से बाहर आई। अयान ने अलीज़े को गाड़ी की पिछली सीट में बैठाया। खुद वो ड्राइविंग सीट पर बैठा। मीरू जल्दी बैठो। मीरू भी फ्रंट सीट पर बैठ गई। भाई क्या हुआ है भाभी को मीरू ने परेशानी से पूछा। गोलियों की आवाज़ से डर गई है, अयान ने नॉर्मल अंदाज में कहा और गेट से बाहर गाड़ी निकाली। गाड़ी बाहर निकाल कर वो गाड़ी से दोबारा बाहर आया। इसने गेट बंद किया। इसके घर में सिक्योरिटी सिस्टम था। इसने 2 गार्ड्स रखे थे, एक सुबह सारा दिन ड्यूटी देता था और एक रात को। वो लीज़े को अस्पताल लेकर आया। वो गहरे सदमे में लग रही थी। इसने रूम में लेकर आया, इसे हॉस्पिटल के बेड पर लेटाया। थोड़ी देर बाद एक फ़ीमेल डॉक्टर आई। इसने अलीज़े का मुआयना किया। सारी रात इनके अस्पताल में गुजर गई। अलीज़े को ड्रिप लगी थी। सुबह के 6 बज रहे थे। अयान इधर उधर चक्कर काट रहा था। अलीज़े को थोड़ी देर होश आया था, पर वो चीख रही थी, रो रही थी। डॉक्टर ने इसे मेडिसिन खिला के फिर से सुला दिया। अब वो सुकून से सो रही थी। मीरू बाहर बेंच पर बैठी थी। 8 बजे आज अयान के ऑफिस में बहुत अहम मीटिंग थी। इसने अभी तक फाइल भी नहीं देखी थी, जिसकी वजह से ये सब हुआ था। वो 7 बजे मीरू को लेकर वापस घर आ गया। इसने फ़ोन करके अलीज़े की मामा को अस्पताल बुला लिया था। इसने जमदा बेगम से बोला था मीटिंग अटेंड करके फ़ौरन वापस आ जाऊँगा। अयान ने मीरू को घर पर ज़रमीना के पास छोड़ दिया था और सुबह जो गार्ड ड्यूटी देता था वो ज़रमीना की बहन का बेटा था, इसलिए अयान बेफिक्र था। अयान तैयार होकर वापस आया और सीधा मीटिंग रूम की तरफ गया। अलीज़े की मामा इसके बेड के पास एक कुर्सी रख कर बैठी थी। वो कुरान की आयत पढ़ कर अलीज़े पर फूंक रही थी। थोड़ी देर बाद अलीज़े ने अपनी पलकों को हरकत दी। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता होश आ रहा था। कल रात के मनाज़र आंखों के सामने आ रहे थे। एक मोती जैसा आंसू टूट कर गिरा। वो सीधी लेटी थी और छत की तरफ देख रही थी। अलीज़े की मामा ने इसके होश आते ही शुक्र अदा किया। शुक्र है मेरी बच्ची, तुम्हें होश आ गया, उन्होंने नम आंखों के साथ कहा। अलीज़े ने मुकम्मल तौर पर आंखें खोल ली थी, सब समुंदर जैसी आंखें। अयान ने अलीज़े की मामा को कुछ नहीं बताया, बस इतना बोला था कि अचानक बेहोश हो गई थी। अलीज़े बच्चा क्या हुआ? अलीज़े की मामा ने नरमी से पूछा। अलीज़े पहले थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, मामा मुझे इस कातिल के साथ नहीं रहना। ये कहते हुए इसकी आंखें नम थी। क्या बोल रही हो अलीज़े? अलीज़े की मामा ने हैरत और परेशानी से पूछा। ठीक बोल रही हूँ, कल रात इसने मेरी आंखों के सामने कत्ल किया है। अलीज़े ने सर लहजे में कहा। पर इसने ऐसा क्यों किया? अलीज़े की मामा ने दुखी अंदाज में पूछा। अलीज़े ने कल रात का जो सब हुआ एक एक बात अपनी मामा को बताई। उन्हें भी सदमा पहुंचा था और दुख भी हुआ था। वो इसे पुलिस के हवाले कर सकता था। अलीज़े ने रोते हुए कहा, बेटा मेरी तो खुद समझ से बाहर है ये मामला। वो इतनी आसानी से कैसे किसी को कत्ल कर सकता है? ये बहुत बड़ा जुर्म है। अलीज़े की मामा अफसरदा से लहजे में कहा। मुझे इसके साथ वापस नहीं जाना, मुझे यहाँ से कहीं ले जाएं। परेशान नहीं हो बच्चा, तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ। अब तो मैं भी नहीं चाहती तुम इस कातिल के साथ रहो, कल को तुम्हें भी कोई नुकसान न पहुँचा दे। अलीज़े की मामा ने फिक्रमंदी से कहा। आप जल्दी बाबा को कॉल करें। अलीज़े ने अपने गाल से आंसू साफ़ करते हुए कहा, अच्छा करती हूँ। अलीज़े के मामा ने हमदान साहिब को सारी बात बताई। बेगम हम नहीं जा सकते कहीं भी, तुम्हें अयान की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। हम जहाँ भी जाएंगे ढूंढ लेगा हमें। इसने हमारे पूरे ख़ानदान का बायोडाटा निकलवाया हुआ, किसी रिश्तेदार के घर भी नहीं जा सकते। अलीज़े को बोलो सब्र शुक्र करके इसी के साथ रहे। हमदान साहिब ने हतमी फ़ैसला सुनाते हुए कहा, दो टोक अंदाज में कहा। हमदान साहिब वो आदमी ख़तरनाक है, अलीज़े को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अलीज़े की मामा ने फिक्रमंदी से कहा। बेगम 4 माह से इसके साथ है, अब तक तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उन्होंने पुरसुकून अंदाज में कहा। अलीज़े खामोशी से गुफ्तगू सुन रही थी क्योंकि फ़ोन स्पीकर पर था। मामा फ़ोन बंद कर दें, बाबा को अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं। अलीज़े ने गुस्से से कहा। बेगम मेरी अलीज़े से बात करवाओ। अलीज़े की मामा ने फ़ोन अलीज़े को दिया। देखो बच्चा, आज से कबल 1 माह पहले मैं इसके ऑफ़िस गया था इसी सिलसिले में बात करने। मैंने इसे बोला था अलीज़े को छोड़ दो, वो तुम्हारे साथ खुश नहीं। हमदान साहिब नॉर्मल अंदाज में बात कर रहे थे। इसने बोला था अलीज़े बहुत खुश है, आपको सबूत देता हूँ। इसके बाद इसने मेरे सामने तुम्हें कॉल की। माजी अंकल मैं आपके सामने अलीज़े को कॉल करता हूँ, आप खुद देख लें। अयान ने अलीज़े को कॉल की। थोड़ी देर बाद इसने फ़ोन उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? अलीज़े ने मुस्कुराते हुए कहा। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, मुझे पता है आपने मुझे क्यों कॉल की है। अलीज़े ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा बताओ क्यों की है? अलीज़े के बाबा खामोशी से सुन रहे थे। यही पूछने के लिए कि मैंने नाश्ता किया था कि नहीं और कब उठी थी और नाश्ते में मैंने क्या खाया था और अब मैं क्या कर रही हूँ। अलीज़े ने हंसते हुए कहा। हाँ बताओ क्या खाया है? अयान ने संजीदगी से पूछा। अंडा ब्रेड साथ चाय। अयान हल्का सा मुस्कुराया। अलीज़े के बाबा कुछ हद तक मुतमईन हो गए। अच्छा बताओ क्या कर रही थी? अयान ने नॉर्मल अंदाज में कहा। कुछ खास नहीं, ड्रामा देख रही थी। अलीज़े ने नॉर्मल अंदाज में कहा।
अच्छा ठीक है, एंजॉय करो, मैं फ़ोन रखता हूँ, अयान ने बोला। अयान सुनो। हाँ बोलो मेरी जान, क्या बात है? अयान ने संजीदगी से पूछा। आई लव यू। अयान बेख्तियार मुस्कुराया। आई लव यू टू मेरी जान, अल्लाह हाफिज़, अयान ने प्यार से कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। मेरे ख्याल से मज़ीद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, अयान ने हमदान साहब की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। मेरी बेटी का ख्याल रखना। हमदान साहब ये कहते हुए कुर्सी से उठ खड़े हुए, क्योंकि मज़ीद बहस करना फजूल था। मुझसे ज़्यादा इसका कोई ख्याल रख सकता भी नहीं है, अयान ने फ़ख्रिया अंदाज में कहा। दोबारा इसको मुझसे अलग करने की या दूर करने के बारे में मत सोचिएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अयान ने थोड़े सख्त लहजे में कहा। ठीक है, अलीज़े के बाबा ने मुख्तसर जवाब दिया और वहाँ से जाने लगे। अलीज़े के बाबा ने फ़ोन पर अलीज़े को सारी बात बताई। बाबा, तब हालात मुख्तलिफ थे, अब वो कातिल है, अलीज़े ने बेरुखी से कहा। बेटा तुम समझ नहीं रही, इसने हमें ढूंढ लेना है, अपने साथ साथ हमारे लिए भी मुसीबत खड़ी कर दोगी, और हमारी जान को वैसे भी खतरा है, भूल गई हो माजी में क्या हुआ? अलीज़े के बाबा ने इसे प्यार से समझाने की कोशिश की। माजी। अलीज़े के बाबा अयान के ऑफिस रूम से बाहर जाने लगे। अयान ने इनको पीछे से आवाज़ दी। क्या आप सिर्फ अलीज़े के टॉपिक पर बात करने आए थे? अयान ने आईब्रो झुकाते हुए सीरियस अंदाज में पूछा। अलीज़े के बाबा थोड़ी देर खामोशी से खड़े रहे। बात तो मैं सिर्फ अलीज़े की ही करने आया था, पर अब इसके अलावा भी एक और मसला है, मुझे बताइए क्या बात है? इधर मेरे सामने बैठे, अयान ने सामने पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। संजीदगी से कहा अलीज़े के बाबा वहाँ बैठ के। मैं सुन रहा हूँ, बताएं, अयान ने मुतवज्जा होते हुए कहा। मैं और मेरा भाई है, आज से 5 साल पहले मैंने और मेरे भाई ने मिलकर एक जगह खरीदी थी, फिर मैं कुछ अर्सा बाहर चला गया था। पीछे से उन्होंने मेरे भाई को कमज़ोर और अकेला समझकर इसे डरा कर धमकियाँ देकर ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया, और वकीलों के और कोर्ट के चक्रों में हम नहीं जा सकते। वकील लाखों में फ़ीस मांग रहे हैं, मुझे इस मामले में आपकी मदद चाहिए थी। वैसे भी उन्होंने धमकी दी है, अगर हमने केस किया तो मेरी बेटी अलीज़े को और मेरे भाई की बेटी को नुकसान पहुँचाएँगे। अलीज़े के जिक्र पर अयान के माथे पर बल आए। इनकी इतनी हिम्मत, अयान को शदीद गुस्सा आया। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं ये मामला संभाल लूँगा, मुझे बस इन सब का एड्रेस बता दें, अयान ने नॉर्मल अंदाज में कहा। बेटा मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता, हमदान साहब ने घबराते हुए कहा। बेफिक्र हो जाएं, कुछ नहीं होगा, अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद अलीज़े के बाबा वहाँ से चले गए। एक हफ्ते तक वो लोग हमदान साहब के घर आए, हमदान साहब से माफ़ी मांगी और जगह के पेपर्स भी वापस कर गए। अयान ने यह मसला बहुत खुशस्तूबी गन की मदद से हल किया था। हमदान साहब बहुत ज़्यादा खुश हुए, ये जगह उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से ली थी। अलीज़े खामोशी से सब सुन रही थी। बेटा वो सदाम जैसे ताकतवर आदमी को डरा कर इससे हमारी ज़मीन वापस लेकर दे सकता है, तो अंदाज़ा लगाओ वो खुद कितना ताकतवर है, हमदान साहब से संजीदा अंदाज में कहा, और अलीज़े को एक बार फिर से समझाने की कोशिश की। वो अपनी ताकत का अपना जायज़ फ़ायदा उठा रहा है, अलीज़े ने दिल में बोला। अलीज़े अपने बाबा की बात समझ गई थी। ठीक है बाबा, मैं समझ गई हूँ, अलीज़े ने उपसरदा से लहजे में कहा और फ़ोन बंद कर दिया। अलीज़े की माँ भी खामोशी से सारी गुफ्तगू सुन रही थी। अलीज़े दोबारा बेड पर लेट गई और एक तरफ करवट ले ली। इसकी आंखें नम थी। एक बार फिर से अयान के अल्फाज सुनाई दिए। मेरे सामने से हट जाओ, तुम भी मरोगी मेरे हाथों से। अलीज़े के दिल में एक डर सा बैठ गया था, अगर कल को मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे भी मार देगा, अपने लिए अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अलीज़े जहन में सोच चुकी थी। अयान मीटिंग रूम में था, अहमद भी वहीं मौजूद था। ये दोनों आदमी ऐसे पुरसुकून होकर बैठे थे जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। इस मीटिंग में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साइन होना था, बहुत बड़ी डील थी। थोड़ी देर बाद इनकी मीटिंग ख़त्म हो गई। सब मेंबर्स आहिस्ता आहिस्ता करके उठकर मीटिंग रूम से बाहर चले गए। अयान जल्द से जल्द मीटिंग अटेंड करके वापस अलीज़े के पास हॉस्पिटल जाना चाहता था। ना मीटिंग रूम में बस अहमद और अयान रह गए थे। कैसी तबीयत है भाभी की? अहमद ने नॉर्मल अंदाज में पूछा। अयान ने सुबह अहमद को बताया था कि सारी रात हॉस्पिटल गुजार कर आया हूँ, अभी थोड़ी देर तक दोबारा जाऊँगा, अयान ने मध्यम आवाज़ में कहा। अहमद मुझे तुमसे बात करनी है, अयान ने संजीदा अंदाज में कहा। हाँ बोलो, अहमद अयान की तरफ देखते हुए कहा और मुकम्मल तौर पर मुतवज्जा हुआ। मीरू से शादी कर लो, अयान ने दो टोक अंदाज में सीधी सीधी बात कर डाली। अहमद हैरत से अयान की तरफ देख रहा था। थोड़ी देर दोनों जानिब खामोशी रही। मौजे ऐसे भी होते हैं, अहमद को यकीन हो गया। अहमद ने मीरू को अयान के वलीमे वाले दिन देखा था, तब से वो इस पर दिल हार बैठा था, पर वो अयान को नहीं बता सकता था। इसका ख्याल था कि अयान इसे गलत समझेगा और इस वजह से इसका ताल्लुक अयान के साथ खराब हो जाएगा, और वैसे भी अभी मीरू की शादी की उम्र नहीं थी, इसलिए अहमद ने अयान से बात करना मुनासिब नहीं समझा था। तुमने जवाब नहीं दिया, करोगे मीरू से शादी? अयान अपनी बात दोहराई। इसका लहजा नरम था। यार अभी इसकी शादी की उम्र नहीं है, तुम इस वाक़े की वजह से जल्दबाजी कर रहे हो, अभी इसकी पढ़ने लिखने की उम्र है, अहमद ने संजीदा अंदाज में अयान को समझाते हुए कहा। पर अयान जैसे हतमी फ़ैसला कर चुका था। मैं मीरू के मामले में तुम्हारे अलावा किसी पर यकीन नहीं कर सकता, मैं एक सरदार हूँ और मेरी बहन को मेरा वीक पॉइंट बनाया जा सकता है। अयान ने अपनी परेशानी की वजह बताई। यार वो सब तो ठीक है, पर अहमद बोलते बोलते खामोश हो गया। पर क्या मतलब, मैं इनकार समझूँ? अयान ने आईब्रो झुकाते हुए पूछा।
उफ मेरे अल्लाह, मैं इनकार नहीं कर रहा यार, वो मुझसे बहुत छोटी है। अभी वो बस यही कोई तकरीबन 16-17 साल की होगी। इससे कम से कम 20 की तो हो देने दो। अहमद ने एक बार फिर से इसे समझाने की कोशिश की। मैं जो बोल रहा हूँ बस वही करो, बहुत जल्द तुम्हें समझ आ जाएगी। मैं क्यों जल्दबाजी कर रहा हूँ? अयान ने साफ साफ दो टोक अंदाज में कहा। तुम कुछ छुपा रहे हो? अहमद ने संजीदा अंदाज में पूछा। हाँ शायद, अयान ने मुख्तसर जवाब दिया। मतलब तुम अब मुझसे भी बातें छुपाओगे? अहमद ने मुंह बनाते हुए अफसरदा से लहजे में कहा। बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। अब की बार अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। इस मुस्कुराहट के पीछे यकीनन कोई राज छुपा था। मैं इस वजह से तुमसे नाराज़ भी हो सकता हूँ। अहमद ने सीरियस अंदाज में कहा। मुझे पता है तुम नाराज़ नहीं होगे। अब जाकर निकाह की तैयारी करो। 1 हफ्ते तक गाँव जाके निकाह की रस्म करनी है। अयान ने नॉर्मल अंदाज में कहा। मोरे से तो पूछ लो, अगर उन्होंने इनकार कर दिया। अहमद ने फिक्रमंदी से कहा। मोरे को कोई एतराज़ नहीं होगा, तुम इनकी फ़िक्र नहीं करो। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा ठीक है, अहमद ने मुख्तसर जवाब दिया। इसके बाद अयान अलीज़ी के पास अस्पताल चला गया और अहमद अपने घर चला गया। इसे निकाह की खुशी तो थी, पर यह सब बहुत जल्दी हो रहा था। अयान अलीज़ी के रूम में आया। आज इसने डिस्चार्ज हो जाना था। इसकी तबीयत अब पहले से बेहतर थी। अलीज़ी की मामा इसके पास ही थी। अयान ने रूम में दाखिल होकर सलाम किया। वो जानता था अब तक अलीज़ी एक एक बात जमदा बेगम को बता चुकी होगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। अलीज़ी ने एक तरफ करवट लेकर आंखें बंद करके लेटी थी। वैसे वो जाग रही थी। आंटी अब कैसी तबीयत है अलीज़ी की? अयान ने नॉर्मल अंदाज में पूछा। बेहतर है, जमदा बेगम ने मुख्तसर जवाब दिया। लगता है अलीज़ी सो रही है, अयान ने कहा। अयान एक तरफ कुर्सी खींचकर इसके बेड के करीब बैठ गया। अलीज़ी की मामा भी वही एक तरफ कुर्सी पर बैठी थी। क्या अलीज़ी ने आपको कुछ बताया है? अयान ने नॉर्मल अंदाज में मध्यम आवाज़ में पूछा। जी हाँ, बताया था। बेटा आप इसे पुलिस के हवाले कर देते, जमदा बेगम ने अफसरदा से लहजे में कहा। आंटी गैरत का मामला था, और अगर पुलिस तक बात जाती तो यह बात मेरे लिए बहुत रुसवाई का बाइस थी। सरदार अयान शामिर खान की बहन की इज्जत इसके घर का गार्ड लूटने लगा था। ये बात आग की तरह हर जगह फैल जानी थी। मैं पुलिस वालों से क्या कहता? मेरे गार्ड को जेल में डालो, इसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। उन्होंने सबसे पहले यही कहना था। तुम अकेली लड़की को घर गार्ड के पास छोड़कर गए क्यों थे? अयान ने धीमे मगर सख्त लहजे में अपना नज़रिया पेश किया। बेटा किसी और जुर्म से इसे जेल करवा देते। जमदा बेगम ने इसे मशवरा दिया था, जिसका अब कोई फ़ायदा भी नहीं था। आंटी ये गैरत का मामला था, और गैरत के मामले में मैं झूठ से नहीं गोलियों से काम लेता हूँ, अयान ने मुतमईन अंदाज में कहा। जमदा बेगम खामोश होगी। अब बहस करने का कोई फ़ायदा भी नहीं था। अयान और जमदा बेगम की आवाज़ मध्यम थी, पर अलीज़ा बआसानी इनकी गुफ्तगू सुन सकती थी। अलीज़ा भी थोड़ी देर तक डिस्चार्ज हो जाएगी। मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, अयान ने नॉर्मल अंदाज में कहा। बेटा अलीज़ा को कुछ दिन हमारे साथ घर जाने दो, जमदा बेगम ने अयान की तरफ देखते हुए नरमी से कहा और इल्तिजा की। नहीं आंटी, अलीज़ा आपके साथ नहीं जा सकती, क्योंकि 2 दिन बाद अयान की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि अलीज़ा एकदम से उठकर बैठी। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं मामा के साथ जाऊंगी, अलीज़ा ने सरदमहरी से कहा। इसका लहजा इंतहाई सख्त था। अयान को गुस्सा आया, पर उसने जब्त कर लिया। क्यों नहीं रहना मेरे साथ? अयान ने खुद पर काबू पाते हुए कहा। नरमी से पूछा। क्योंकि मैं एक कातिल के साथ नहीं रह सकती, अलीज़ा ने दो टोक अंदाज में कहा। अयान ने अलीज़ा को कोई जवाब न दिया। इसने जमदा बेगम की तरफ देखते हुए कहा। मैंने अस्पताल के बिल पे कर दिए हैं, आप इसको अपने साथ लेकर जा सकते हैं, अयान ने नॉर्मल अंदाज में कहा और वहाँ से चला गया। अलीज़ा और इसकी माँ को हैरत हुई। इतनी आसानी से कैसे मान गया? अयान घर आया। इसने अस्पताल से आते ही ज़मीना को हुक्म जारी किया था कि मेरा सामान पैक कर दो, हम लोग गांव जा रहे हैं। इसके बाद वो मीरू के रूम की तरफ गया। वो कुरान पढ़ रही थी। मीरू ने अयान को देखकर कुरान बंद किया। भाई भाभी कैसी हैं? आपके साथ नहीं आई? मीरू ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं बच्चा, वो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपनी मामा के साथ चली गई है, कुछ दिन इनके साथ रहेगी। तुम अपना सामान पैक करो, थोड़ी देर तक गाँव वापस जाना। अयान ने नरमी से कहा। ठीक है भाई, मीनू ने मुख्तसर जवाब दिया। कुरान पढ़ने के बाद इसने अपना सारा सामान पैक किया। दूसरी जानिब ज़मीना अयान का ज़रूरी सामान पैक कर चुकी थी। कुछ सामान अयान ने खुद पैक किया था। वो 2 हफ्तों के लिए गांव जा रहा था। शाम को वो लोग गांव जाने के लिए रवाना हो गए। गांव का रास्ता 4 घंटे का था। वो लोग 4 बजे निकले थे और रात को 8 बजे के करीब वहाँ पहुँचे। अयान ने रास्ते में मोरे को फ़ोन करके आगाह कर दिया था कि हम लोग गाँव आ रहे हैं। अयान सारे रास्ते मीरू को समझाता रहा, मोरे को कुछ नहीं बताना। 1 हफ्ते बाद अलीज़ा 1 हफ्ते से अपनी माँ के घर पर थी। इस दौरान शिद्दत से इसे अयान की कमी महसूस हुई। इसे अयान से मोहब्बत थी। वो बिल्कुल मुरझाई हुई लग रही थी। इस 1 हफ्ते के दौरान अयान ने एक बार भी अलीज़ा से रब्ता नहीं किया। अलीज़ा लाशोरी तौर पर इस इंतज़ार में थी कि वो इसे कॉल या मैसेज करेगा। हाँ, वो कातिल था, पर इसे इससे मोहब्बत थी। अगर अयान इसे ज़िंदा छोड़ देता, कल को फिर वो किसी की इज्जत पर हाथ डाल लेता। अलीज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुद को समझा रही थी।
कि जो हुआ ठीक हुआ। अलीज़े के पास अयान के साथ रहने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अलीज़े को इस घर की, वहाँ के आराम और सुकून की, हर चीज़ की आदत हो गई थी। इसकी अपनी मामा के घर में दिल नहीं लग रहा था, बस वो वापस जाना चाहती थी। अयान भी अब की बार अना में आया था। वो राब्ते में पहल नहीं करने वाला था। इस एक हफ्ते के दौरान वो मीरू के निकाह की तैयारियों में मसरूफ़ था। आज मीरू की मेहंदी थी। सब लोग अलीज़े को पूछ रहे थे। अयान ने बोल दिया था अलीज़े की मामा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। इमरजेंसी में इससे इनके पास शहर जाना पड़ा। जबकि मोरे और घर वालों को अयान ने बोला था कि कोई मुझसे अलीज़े के बारे में नहीं पूछेगा। मोरे ने मीरू से बहुत पूछा कि क्या हुआ। इसने बोला भाई से लड़ाई हुई थी। अयान सारे रास्ते से यही बातें समझाता रहा था। सब लोग बाहर रस्म कर रहे थे। अयान अपने कमरे में था। इसने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहनी थी, ऊपर शॉल ली थी। वो अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था। इसे अचानक एक मैसेज का नोटिफिकेशन मिला। इसने चैट ओपन करके बगैर ऊपर से मैसेज पढ़ा। आपको मेरी याद नहीं आ रही? इतने दिन से कोई फ़ोन नहीं किया। तुम मेरे बगैर कैसे रह सकते हो? अयान ने नोटिफिकेशन से मैसेज पढ़ा और फिर चैट ओपन की। अलीज़े ने इसे व्हाट्सएप पर मैसेज किया था। अयान ने भी अपनी चैट ओपन ही की थी कि अचानक मैसेज डिलीट हो गए। अलीज़े ने जज्बात में आकर मैसेज कर दिए थे। बाद में इसे एहसास हुआ। अयान बेख्तियार मुस्कुराया। वो अक्सर ऐसे ही मैसेज डिलीट कर दिया करते थे। अयान ने इसे एक क्वेश्चन मार्क भेजा। अलीज़े ने फ़ौरन सीन कर लिया। अयान ने इसे कॉल की। बाहर से हल्की हल्की ढोलकी की आवाज़ अयान के रूम से भी आ रही थी। अलीज़े को उम्मीद नहीं थी अचानक कैसे कॉल कर देगा। अलीज़े ने कॉल उठा ली। जी मोहतरमा, अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। किधर हो तुम? क्यों? अयान ने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल किया। मुझे वापस अपने घर आना है, अलीज़े ने मासूमियत से कहा। अगर ना लाऊं तो? इसका लहजा सीरियस था। अयान ने अब इससे तंग कर रहा था। तो मुझे घर का रास्ता पता है, मैं खुद आ जाऊंगी। अलीज़े ने दो टोक अंदाज में कहा। शायद भूल गई हो, अभी भी मैं कातिल ही हूँ, अयान ने संजीदा अंदाज में कहा। अलीज़े जवाब में कुछ नहीं बोल सकी। क्या तुम मुझे तलाक दे सकते हो? थोड़ी देर की खामोशी के बाद अलीज़े बोली। तलाक लेकर क्या करोगी? अयान ने संजीदा अंदाज में कहा। जो भी करूं, तुम्हें क्या लगे? अलीज़े ने सख्त लहजे में कहा। शहर नहीं हूँ, गांव आया हूँ। जब शहर वापस आऊँगा फिर इस मामले पर बात करेंगे। अयान ने नरमी से कहा। क्यों, आप वहाँ क्यों गए हैं? अलीज़े ने नॉर्मल अंदाज में पूछा। मीरू का कल निकाह है, अयान ने नॉर्मल अंदाज में कहा, जबकि दूसरी जानिब अलीज़े को हैरत का झटका लगा। क्या मतलब निकाह है? ये सब कब तय हुआ? किसके साथ कर रहे हो? अलीज़े ने हैरत से पूछा और एक साथ कई सवाल कर डाले। अहमद के साथ हो रहा है। मैंने इसलिए तुम्हें इस दिन आंटी के साथ जाने से मना किया था, पर तुम कुछ भी सुनने के लिए तैयार कहाँ थी। मैं यही बोलने लगा था कि 2 दिन बाद गाँव जाना है, पर तुम आंटी के साथ जाने का कह रही थी, तो मैं इसी दिन मीरू को लेकर गाँव आ गया। अलीज़े थोड़ा शर्मिंदा हुई। तो क्या अब मेरे बगैर कल निकाह हो जाएगा? अलीज़े ने अफसरदा से लहजे में कहा। क्या तुम निकाह में शरीक होना चाहती हो? अयान ने संजीदा अंदाज में पूछा। तुम्हारे साथ सो इख्तलाफ सही, मगर मीरू मेरी छोटी बहन जैसी है। मैं ज़रूर इसके निकाह में शरीक होंगी और गाँव भी बस निकाह अटेंड करने आऊँगी। अलीज़े ने नॉर्मल अंदाज में कहा। मैं लेने नहीं आ रहा, अगर आना है तो खुद आ जाओ, अयान ने 2 टोक अंदाज में कहा। अलीज़े को गुस्सा आ रहा था। अयान के रूम का दरवाज़ा खुला था। अचानक नूर वहाँ आई। अयान, मोरे बुला रही हैं, नूर ने मुस्कुराते हुए कहा। जाओ आता हूँ, अयान ने नॉर्मल अंदाज में कहा। जल्दी आना, ये कहते हुए नूर वहाँ से चली गई। अलीज़े भी फ़ोन में सुन रही थी। अयान, मीरू के कुछ दिनों बाद पेपर से, ये सब क्यों कर रहे हो? अलीज़े ने फिक्रमंदी और ताजुब से कहा। फिक्र नहीं करो, अहमद सारे पेपर्स दिलवाएगा। अयान की आवाज़ में एक अजीब सा बेनियाजी का सुकून था, जैसे किसी ने थकी हुई शाम के आसमान पर उदासी की हल्की सी परछाई फैला दी हो। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी ज़िंदगी का क्या भरोसा, कब मेरी रूह परवाज़ कर दे। वो बहुत मामूली लहजे में कुछ कह रहा था, मगर अल्फाज के पीछे जो भी तलखीन है अलीज़े के दिल में जैसे खिंची हुई सर्द हवा फिर भर दी थी। क्या मतलब? अलीज़े ने चौंक कर पूछा। इसकी आवाज़ में बेचैनी वाज़िया थी। मोरे बुला रहे हैं, बाद में बात करता हूँ। सुबह लाजमी आंटी और अंकल के साथ आना है। अयान के लहजे की नरमी में एक अजीब सा बोझ था, जैसे कुछ छुपा हो, कुछ अनकहे लफ्ज़ इसके गले में अटके हों। 1 मिनट अयान, रुको, अलीज़े ने जल्दी से पुकारा। दिल धड़कने लगा, मगर अयान ने जैसे इस पुकार को सुना ही ना। बगैर कोई जवाब दिए फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन की स्याह स्क्रीन अब अलीज़े के सामने जामिद पड़ी थी और वो हैरत बेचैनी से इसे देखती रह गई। इसने लरसती आंखों से दोबारा कॉल मिलाई, लेकिन दूसरी तरफ खामोशी नहीं, गहरी चुभती हुई खामोशी। बाहर मेहंदी का फंक्शन अपने रंगों में डूबा हुआ था। खुशियों की गहमा गहमी, ढोल की डाक और हंसी की रोशनी, मगर अलीज़े के दिल पर जैसे अचानक कोई साया आ गिरा हो। सब लोगों ने मेहंदी का फंक्शन बहुत एंजॉय किया। मीरू अलीज़े को मिस कर रही थी। इसने अलीज़े को वीडियो कॉल भी की थी और अलीज़े को बोला था सुबह लाजमी आना है। अगली सुबह सब थोड़ा देर से उठे क्योंकि रात को काफ़ी देर तक फंक्शन चलता रहा था। जब अयान ने मीरू से निकाह की बात की तो वो फर्माबरदार बहन की तरह राज़ी हो गई थी।
इनके गांव में इससे भी कम उम्र लड़कियों की शादी होती थी। मीरू के लिए ये बात ज़्यादा बड़ी नहीं थी। हर लड़की की तरह मीरू ने जब से होश संभाला था वो भी शहज़ादे के ख्वाब देखती थी, और अहमद का किरदार मीरू की ज़िंदगी में किसी शहज़ादे से कम नहीं था। इसने मीरू की इज़्ज़त बचाई थी। अगर वो इस टाइम इधर ना आता तो ज़रूर कुछ गलत हो जाता। निकाह की रस्म बहुत सादगी से और अच्छे तरीके से हुई। अलीज़ा अपने बाबा और मामा के साथ गाँव आई थी। सब लोग खुश थे। अहमद की तो दिली ख्वाहिश पूरी हो गई थी। मोरे बहुत ज़्यादा खुश थी। इनकी बेटी को अच्छा सा इंसान मिल रहा था। अहमद और अयान 5-6 साल से साथ थे, और अहमद भी अक्सर अयान के साथ गांव आता था और मोरे से मिलकर जाता था। बेशक जोड़े आसमान पर बनते हैं, और जब वो दुनिया में मिलते हैं तो एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं। आदम के लिए हवा को बनाया गया था। हवा के बगैर आदम नामुकम्मल है। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो अपने मनपसंद शख्स को हासिल कर लेते हैं। मीरू थोड़ा उदास लग रही थी। मीरू बेड पर बैठी थी और अहमद इसके सामने आकर बैठा। क्या तुम खुश नहीं हो? अहमद ने मीरू से नरमी से पूछा। हाँ हूँ, मीरू ने मुख्तसर जवाब दिया। मुझे तो नहीं लग रही, अहमद ने मध्यम आवाज़ में कहा। बस इस दिन वाले वाक़े के बारे में सोच रही हूँ, मीरू ने अफसरदा से लहजे में कहा। भूल जाओ यार, अब तो सब ठीक है। अब तुम मेरी बीवी हो। किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो मैं इसकी आंखें निकाल दूंगा, अहमद ने जुनूनी अंदाज में कहा। जो आपकी इज़्ज़त पर हाथ उठाए इसे ख़त्म कर दो, अहमद ने पुरजोश अंदाज में कहा। तब तो मैं भाई की इज़्ज़त थी, आपकी तो मैं कुछ भी नहीं लगती थी, मीरू ने मासूमियत से कहा। तब तो मेरी मोहब्बत थी, और मुझे बर्दाश्त नहीं कोई मेरी मोहब्बत को गलत नज़र से देखे। मीरू अहमद के अचानक इकरार मोहब्बत पर घबरा गई। इसकी तो वहमो गुमान में भी नहीं था कोई इससे मोहब्बत करता होगा। अच्छा तुम अब सो जाओ, काफ़ी थक चुकी होगी, अहमद ने मुस्कुराते हुए प्यार से कहा। वो लोग आज रात गाँव ही रुके थे, अहमद, मीरू ने बोला। जी मेरी जान, आप बहुत अच्छे हैं, मीरू ने नज़रें झुकाई थी। इसे अहमद से शर्म आ रही थी। अहमद ने मीरू के माथे पर बोसा दिया। तुम भी बहुत अच्छी हो, अहमद ने हंसते हुए कहा। अलीज़ा ने निकाह के बाद सफ़ेद हैवी फ्रॉक ज़िब्तन किया था। निकाह के मुताबिक सफ़ेद हैवी फ्रॉक ज़िब्तन किया था, और अयान के मोतिया रंग की शलवार कमीज़, साथ में ब्राउन शॉल। निकाह की रस्म ख़त्म होने के बाद अयान और अलीज़ा बाहर सोफ़े पर बैठे थे। अलीज़ा के मामा बाबा आज रात हवेली ही ठहरे थे। चलो अयान, जल्दी से बताओ कैसी लग रही हो? तुमने अभी तक मेरी तारीफ़ नहीं की, अलीज़ा ने पुरजोश अंदाज में कहा। नूर भी वहाँ एक तरफ बैठी थी। अलीज़ा इसे जलस करने के लिए ये सब कर रही थी। तारीफ़ वो क्या होता है अलीज़ा बीबी? अयान ने सीधे अंदाज में कहा। ठीक है, मैं चेंज करने जा रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए तारीफ़, अलीज़ा ने हल्की से कहा और मुंह बनाते हुए जाने लगी। अयान ने इसे बाजू से पकड़कर रोका। अरे ठहरो, इतनी भी क्या जल्दी है जाना? तुम्हें देखकर मुझे शेर याद आ गया, अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। आपका शेर भी आपकी तरफ फजूल ही होगा, अलीज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे तो मैं तुमसे ज़्यादा प्यारा लग रहा हूँ, पर तुमने अब तारीफ़ का बोला है तो अर्ज़ किया है, अयान ने बोला। इरशाद, अलीज़ा ने मुस्कुराते हुए बोला। हमने फिर की थी मोहब्बत से तौबा, वो फिर हसीन जोड़ा पहनकर हमारे सामने आ गए। मैंने तुम्हारी तो तारीफ़ कर दी, अब जल्दी से बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ, अयान ने पुरजोश अंदाज में पूछा। हाँ बॉस, ठीक ही लग रहे हो, अलीज़ा ने हंसी कंट्रोल करते हुए सीरियस अंदाज में कहा। बस ठीक, अयान ने आईब्रो झुकाकर इसकी बात दोहराई। मैं बताऊं कैसे लग रहे हो, नूर ने मुस्कुराते हुए कहा। अलीज़ा और अयान नूर की मौजूदगी में ये सारी एक्टिंग कर रहे थे। अभी किसी को मालूम नहीं था कि इनके दरमियान क्या चल रहा है। अलीज़ा ने सर्द निगाहों से नूर की तरफ देखा। नहीं शुक्रिया, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, अयान ने नूर की तरफ देखते हुए कहा। अलीज़ा वहाँ से उठकर अपने रूम की तरफ चली गई। अयान भी इसके पीछे कमरे में आ गया। नूर हकारत से इनको जाता देख रही थी। अलीज़ा, तुमसे एक सवाल पूछूं, अयान ने अलीज़ा की तरफ देखते हुए संजीदा अंदाज में कहा। हाँ पूछो, अलीज़ा ने मुतवज्जा होते हुए कहा। क्या तुम्हें मुझसे ज़रा सी भी मोहब्बत नहीं है? अगर मैं मर भी जाऊँ तो तुम्हें कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी नज़र में मैं बस एक कातिल हूँ। अयान संजीदा अंदाज में सब बोल दिया था। अयान, ये कैसा सवाल है? अलीज़ा ने झुंझला कर कहा। क्या मतलब कैसा सवाल है? हाँ या ना में जवाब दो बस, अयान ने दो टोक अंदाज में कहा। अयान, तुम अचानक मरने की बातें क्यों करने लगे हो? अलीज़ा ने फिक्रमंदी से कहा। बाबा के कातिलों को तलाश कर रहा हूँ, और बहुत जल्द मेरी तलाश मुकम्मल होने वाली है। तुम्हारे ज़रिए से मैंने इनका एक भाई पकड़ लिया था जो तुम्हारे साथ राब्ते में था। मैंने बताया था ना, 4 भाई हैं, और चौथे का मुझे नहीं मालूम। मुझे लगता है वो चौथा शख्स यही कहीं हमारे दरमियान में है। अलीज़ा हैरत से अयान की तरफ देख रही थी। तुम्हें कैसे मालूम है? अलीज़ा ने पूछा। माजी, अयान के बाबा के दुश्मन 2 भाई अमेरिका हैं और 2 पाकिस्तान में रहने वाला एक अयान के कब्ज़े में था। अयान ने जंगलों के बीच एक खुफिया सुनसान जगह में एक छोटा सा घर बनाया था। इस घर का अयान के अलावा किसी को मालूम नहीं। इसने वो आदमी को इस घर में कैद कर रखा था। वो इसके ज़रिए इसके बाकी भाइयों को तलाश करने का इरादा रखता था। जब वो दोबारा इस जगह पर गया, इसे वो आदमी मुर्दा हालत में मरा हुआ मिला। 4 भाइयों में से अब 3 भाई रह गए थे।
पर हैरत की बात ये थी इस जगह का इनको कैसे इल्म हुआ, और अगर इनको इस जगह का इल्म हो गया था वो अपने भाई को बचाकर वहाँ से ले जाते। कोई अपने ही भाई को थोड़ी मारता है, मतलब ये काम किसी थर्ड पार्टी ने किया है। इन 4 भाइयों के अलावा भी कोई और अयान का दुश्मन है, और दुश्मन भी ऐसा जो अयान के बारे में सब कुछ जानता है, यहाँ तक कि इसके खुफिया घर के बारे में भी जानता है। अयान ने अलीज़े को जो फ़ोन दिया था इसका सारा डाटा अयान के सामने ही था। अलीज़ा जिस नंबर से इस आदमी से बात करती थी अयान ने किसी तरह इस नंबर का पता करवा लिया। रात को अलीज़ा सो रही थी, अयान का इसका फ़ोन साइड टेबल पर पड़ा था। अयान ने डुप्लीकेट चाबी से अलीज़ा का कमरा खोला, फिर इसका फ़ोन पकड़कर इसी शख्स से अलीज़ा बनकर मैसेज पर बात की। मैं सुबह आपसे मिलना चाहती हूँ, मुझे आपको अयान से मुतल्लिक़ एक बहुत बड़ी बात बतानी है, पर सुबह मिलकर बताऊँगी, अभी नहीं बता सकती। अयान जाग रहा है। वो आदमी अयान के जाल में जल्द ही फंस गया था। हाल अयान देखो, दरअसल मुझे मोहब्बत से डर लगता है, क्योंकि हम जिससे मोहब्बत करते हैं इसके ज़रिए हमारी आजमाइश होती है। अलीज़ा ने नरमी से कहा। कमरे की फ़िज़ा में एक अजीब सी संजीदगी बिखर गई थी, जैसे हवा ने भी सांस रोक रखी हो। अयान ने अलीज़ा की आंखों में सीधा देखते हुए भारी लहजे में कहा, आजमाइश के डर से कभी किसी से मोहब्बत नहीं करोगी। अलीज़ा की बल्कि हल्की सी कपकपाई, चेहरे पर बेचैनी और खौफ की धुंध फैल गई। नहीं अयान, मैं अभी किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ, तुम समझ नहीं रही। मोहब्बत मजाक नहीं होती। इसकी आवाज़ धीमी थी, जिस दिल की गहराइयों में चुभी बेबसी लबों तक आते आते कमज़ोर पड़ गई हो। वो जितनी कोशिश करती इतना ही लगता था कि इसकी बात अयान तक पहुँच ही नहीं रही। अयान ने नज़रें हटाए बगैर सच से लहजे में कहा, अलीज़ा बातों को घुमाओ नहीं, मुझे मेरा जवाब मिल चुका। तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं, तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता मैं हूँ या ना हूँ। इसके लहजे में छुपा दुख खंजर की तरह दिल चीर गया। अलीज़ा ने फ़ौरन चौंक कर कहा, मैंने कब ऐसा कहा? अयान ने हल्की सी तल्ख मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी आंखें सब कुछ बोल चुकी हैं। एक भी मोहब्बत की किरण नहीं, एक रमक तक नहीं नजर आई इनमें। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। फिर वो धीरे से बोला, जैसे दिल पर पड़ा बोझ लफ्ज़ों में बह रहा हो, फिक्र नहीं करो, जैसे ही बाबा के कातलों को ढूंढ लूँगा फ़ौरन तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। तुम अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार सकोगी, मैं तुम्हें अपने साथ रहने पर मजबूर नहीं करूँगा। अयान की आवाज़ लम्हा भर को रुक गई, फिर वो सख्ती से बोला, पर अभी तलाक नहीं दे सकता, तुम्हारी जान को खतरा है, वो लोग तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। फ़िलहाल तुम मेरे साथ ही महफूज हो। इसके लफ्ज़ों में तहफ़्फ़ुज़ भी था, दुख भी, और एक ऐसा दर्द भी जो अलीज़ा के रूह तक उतर गया था। फ़िक्र नहीं करो, जैसे ही बाबा के कातलों को ढूंढ लूँगा इसकी फ़ौरन बात तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। तुम अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हो, अपने साथ रहने पर फोर्स नहीं करूँगा। अयान ने एक साथ सारी बात कह दी, रूम से बाहर चला गया। अलीज़ा बस खामोशी से इसके चेहरे की तरफ देख रही थी। बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर अल्फाज दम तोड़ गए थे। मैंने इसका दिल तोड़ा है, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है हो सकती, मुझे डर लगता है। इंसान जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है उसके ज़रिए इसकी आजमाइश की जाती है। अगर तुम सच में मर गए तो मेरा क्या होगा? क्या हम आम लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकते जहाँ बिछड़ जाने का खौफ ना हो? अलीज़ा दिल में ये सब बोल रही थी। इसकी आंखें नम थी, वो खामोशी से बेड पर लेट गई। थोड़ी देर बाद अयान रूम में वापस आया। अलीज़ा सो चुकी थी। बहुत जालिम हो तुम, जब मैं ज़िद पर आ गया तरस जाओगी मुझे देखने के लिए, अयान ने नम आंखों के साथ कहा। अगली सुबह सबने मिलकर नाश्ता किया। मीरू और अहमद रात को गांव में ही रुके थे। सुबह उन्होंने शहर जाना था। अहमद का घर शहर में था। अहमद के घर वाले भी खुश थे, इसका रिश्ता इतने बड़े घर में हुआ है, वो भी सरदार की बहन से। नाश्ते के बाद अयान रूम में आया। तैयार हो जाओ, अयान ने अलीज़ा की तरफ देखे बगैर कहा। क्यों, हर बात पर तुम्हारा सवाल करना ज़रूरी है? अयान ने सख्त लहजे में कहा। हाँ ज़रूरी है, अलीज़ा ने भी इसी अंदाज़ में कहा। मैंने गांव में स्कूल बनवाया है, कुछ टीचर्स का इंटरव्यू लेना है, कुछ का हो चुका है, कुछ रहती हैं, और वो तुम लोग ही। अयान ने नॉर्मल अंदाज में कहा। मैं तो खुद अभी 2nd ईयर में हूँ और आज मुझे वापस शहर जाना है। मैंने बताया तो था, बस मीरू के निकाह के लिए आई हूँ, अलीज़ा ने संजीदा अंदाज में कहा। जानता हूँ, पर अभी तुम शहर अकेली नहीं जा सकती, अयान ने संजीदा अंदाज में कहा। क्यों, अलीज़ा ने मुँह बनाते हुए कहा। मैंने कल रात सारी बात क्लियर कर तो दी थी, मेरे साथ रहोगी तो महफूज रहोगी, अयान ने नॉर्मल अंदाज में कहा। अच्छा ठीक है, अलीज़ा ने अपने लिए अलमारी से कपड़े निकालते हुए कहा। बस मैट्रिक के टीचर्स हैं, 9 और 10 के कोर्स में से टेस्ट लेना है और कुछ बेसिक सवाल करने हैं। सवाल वाला पेपर मैं तुम्हें वहाँ जा कर दूँगा। के रिज़ल्ट कार्ड देखने हैं, जिनके नंबर ज़्यादा होंगे बस उनसे इंटरव्यू लेना। मैं तुम्हें कुछ सवाल बता दूँगा, बस वो पूछ लेना। अच्छा ठीक है, अलीज़ा ने एक बार फिर नॉर्मल अंदाज में कहा। ये हर बात पर एक ऐसा जवाब क्यों दे रही है, अयान ने अलीज़ा की तरफ देखते हुए कहा। मेरी मर्ज़ी, अलीज़ा ये कहते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गई। अयान ने एक ठंडी आह भरी, पता नहीं ये औरत क्या चाहती है। थोड़ी देर बाद ये लोग स्कूल के 4 टीचर्स इंटरव्यू के लिए
आई हुई थी। अलीज़ा ऑफिस रूम में आई और आकर अयान की चेयर पर बैठ गई। वो लड़कियां काफ़ी हैरान हुई क्योंकि थोड़ी देर पहले वहाँ अयान बैठा था। वो उठकर बाहर चला गया, जैसे कुछ काम था। तो फिर इंटरव्यू स्टार्ट करें, अलीज़ा ने पुरजोश अंदाज में कहा। इनमें से एक बोली, अरे देखो तो ये बच्ची हमारा इंटरव्यू लेगी, इसने मध्यम अंदाज में बोला था। फिर अलीज़ा सुन चुकी थी। हम तुम्हें इंटरव्यू नहीं देंगे। हमने सुना था कि यहाँ का सरबराह अयान शामिर खान है और वो खुद इंटरव्यू लेता है। हम तो बस उनको देखने आए थे। आप लोगों को शर्म नहीं आती? अलीज़ा ने संजीदा अंदाज में कहा। तुम कौन हो बहन जो इतना रूप जमा रही हो? उन्होंने हंसते हुए कहा, मैं अयान शामिर खान की बीवी हूँ, अलीज़ा ने फखरिया अंदाज में कहा। वो सब हंसने लगी, जैसे उनको अलीज़ा की बात मजाक लगी हो। ऐसे तो हम भी बोल देती हैं कि हम अयान शामिर खान की बीवियाँ हैं। अयान साहिब इस छोटी बच्ची से शादी कर ही ना लें। तुम्हारा ख्वाब है बहन, उन्होंने अलीज़ा का मजाक बनाते हुए कहा। बस बहुत हो गया, दफ़ा हो जो सब यहाँ से, अलीज़ा ने गुस्से से कहा। हम क्यों जाएं? अयान साहिब को बुलाओ, एक लड़की ने अलीज़ा की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। अलीज़ा ने अयान को मैसेज किया, अंदर आओ और आगे खुद लो इंटरव्यू। आता हूँ, अयान ने जवाब दिया। अयान अंदर आया। अलीज़ा अभी भी इसी चेयर पर बैठी थी। अयान, इनको बताओ मैं कौन हूँ, अलीज़ा ने संजीदा अंदाज में कहा। मैं आपको नहीं जानता, कौन है आप और मेरी चेयर पर क्यों बैठी हैं? अयान ने संजीदा अंदाज में कहा। अलीज़ा का मुंह गुस्से से सुर्ख हो गया। अलीज़ा वहाँ से उठकर बगैर जवाब दिए बाहर आ गई। जी, तो आप लोग इंटरव्यू के लिए आई हैं? अयान ने इन लड़कियों की जानिब मुतवज्जा हुआ। तो फिर बताएं। हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और ब्रोंकाइटिस? अयान ने सबसे एक एक सवाल किया। सब खामोश रही क्योंकि वो इंटरव्यू की नीयत से आई ही नहीं थी और इनके मार्क्स भी बहुत कम थे। अलीज़ा गुस्से से बाहर तो आई थी, पर बाहर आकर भी इसको बेसुकूनी हो रही थी। वो जानना चाहती थी कि अंदर क्या चल रहा है। वो फिर अंदर गई। अयान ने मुस्कुराकर अलीज़ा की तरफ देखा। हो गया इंटरव्यू सर अयान, अलीज़ा ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। बस मैडम अलीज़ा, इंटरव्यू ख़त्म हुआ। आप लोगों ने पूछा था कि ये लड़की कौन है? ये लड़की अलीज़ा अयान शामिर खान है, मेरी बीवी है। अयान संजीदा अंदाज में इनको बता रहा था। फ़ायदा जब पूछा तब तो बोला नहीं, अलीज़ा दिल में बोली। वो लोग हैरत से अलीज़ा की तरफ देख रहे थे। किसी को जॉब मिली है? अलीज़ा ने अयान की तरफ देखते हुए पूछा। किसी को भी नहीं, अयान ने नॉर्मल अंदाज में कहा। हमने आपकी बहुत तारीफ़ें सुनी थी, ये हमारे गांव के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मेरी एक दोस्त यहाँ टीचर है, इसने बताया कि स्कूल अयान साहिब ने तामीर करवाया। हम बस अयान साहिब से मिलने आई थी, हमारी दोस्त ने बताया था। आजकल वो खुद टीचर के इंटरव्यू ले रहे हैं। एक लड़की नॉर्मल अंदाज में अलीज़ा से मुखातिब थी। देख लिया, अब आप लोग जा सकते हैं, अलीज़ा ने संजीदा अंदाज में कहा। अयान उठकर खड़ा हुआ। अलीज़ा फिर से इसकी कुर्सी पर बैठ गई, जैसे वो इन चारों को कुछ समझा रही हो कि मैं ही हूँ इस कुर्सी की मालिक। अयान को अलीज़ा की हरकत पर बहुत हंसी आई, पर वो अपनी हंसी कंट्रोल कर गया था। अयान दूसरी चेयर खींचकर अलीज़ा के सामने बैठा। वो दोनों आमने सामने बैठे थे। टीचर्स बाहर की जानिब निकल रही थी। अयान ने इनमें से एक को बोला, प्लीज़ ये डोर बंद कर देना चाहते हुए। इसने हकारत से इन दोनों की जानिब देखा और ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके चली गई। अलीज़ा ने अयान को गुस्से से देख रही थी। खाना है मुझे, अयान ने हंसते हुए कहा। हराम चीज़ें नहीं खाती मैं। अच्छा, तो ये अच्छी बात है, अयान ने नॉर्मल अंदाज में कहा। पहले क्यों नहीं बोला कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ? अलीज़ा ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या सच में मुझे अपना शोहर मानती हो? अयान ने संजीदा अंदाज में पूछा। अलीज़ा खामोशी से इसके चेहरे की तरफ देख रही थी। तुम्हें यह बताने के लिए कि हर जगह तुम्हें मेरे नाम की ज़रूरत महसूस होगी। तुम्हारी इज्जत सिर्फ मेरे नाम के साथ है, मेरे नाम के बगैर तुम एक मामूली लड़की हो। अयान संजीदा अंदाज में अपनी बात कह रहा था। तुमने सब कुछ जानबूझकर किया है। तुमने मुझे जानबूझकर इनसे जलील करवाया, इनके हाथों मेरा मजाक बनवाया, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है, मुझे एहसास दिलाया कि वाकई तुम्हारे नाम के बगैर मैं एक मामूली लड़की हूँ। अलीज़ा सख्त लहजे में मुसलसल बोल रही थी। अलीज़ा, तुम्हें पता है तुम्हारी आंखें क्या बोल रही हैं? तुम्हारी आंखें बोल रही हैं कि मुझे अयान से मोहब्बत है। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो बात का रुख बदल रहा था और मेरा हाथ बोल रहा है, अयान के मुंह पर रख के थप्पड़ मारो, अलीज़ा ने संजीदा अंदाज में कहा। इतनी हिम्मत है? अयान ने इसे चैलेंज किया। दोनों सर्द नज़रों से एक दूसरे की जानिब देख रही थी। बिल्कुल, बहुत हिम्मत है, अलीज़ा ने इसी के साथ ही अयान के मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा, जिसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। अगली बार मुझे चैलेंज मत करना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अलीज़ा ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। अयान को अभी तक यकीन नहीं आया कि अलीज़ा इसे थप्पड़ मार जा चुकी थी। अयान मुसलसल अलीज़ा को सुर्ख आंखों से देख रहा था। मुंह से एक लफ्ज़ नहीं बोला। इसने हाथ की मुठ्ठियाँ सख्ती से बंद की। अलीज़ा भी इसी अंदाज में इसकी आंखों में देख रही थी। अयान वहाँ से उठकर चला गया, कुछ भी नहीं बोला। अलीज़ा को अजीब लगा, अयान ने इसे कुछ कहा क्यों नहीं। अयान बाहर आया, गार्ड बाहर खड़ा था। अलीज़ा को हवेली ले जाओ। अयान कार में आकर बैठा, इसके पास गन थी। अलीज़ा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, वरना अब तक तुम जिंदा नहीं होती। अयान ने बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया। वो शहर के रास्ते निकल गया। अयान बहुत फास्ट ड्राइविंग कर रहा था। इसका दिल कर रहा था थप्पड़ का जवाब गोली से दे, पर इसने जब्त किया। वो अपने शहर वाले घर आया।
वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा था। वो मुसलसल सिगरेट पी रहा था। इसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थी। एक दफ़ा अलीज़ा ने अयान से बोला था, मुझे आपका स्मोकिंग करना नहीं पसंद, सिगरेट पीना छोड़ दो। इस दिन के बाद इसने सिगरेट पीना छोड़ दिया था। पर आज दिल टूटा था। क्या वो इतना कमज़ोर मर्द है? अपने से कमज़ोर औरत से थप्पड़ खा चुका है, वो भी 3 बार, और इसे फिर भी कुछ नहीं कह पा रहा। अयान बेड पर लेट गया। वो गुस्से से पागल हो रहा था। थोड़ी देर बाद इसकी आंखें बोझल होना शुरू हो गई। सिगरेट का नशा इसके असाब पर सवार हो चुका। अब वो इर्द गिर्द की चीज़ों से बेगाना हो चुका था। इतना ज़्यादा नशा करके भी इसे एक चीज़ याद रही, वो थप्पड़ खा कर आया है। अयान का दिमाग घूम रहा था। इसने इतने सिगरेट कभी नहीं पिए थे। इसने अपना फ़ोन पकड़ा और वीडियो स्क्रॉल करने लगा। और अपनी जान पर जुल्म नहीं करो, खुद को तकलीफ़ नहीं दो, ये जिस्म अल्लाह की अमानत है, इसको नुकसान नहीं पहुँचाओ, अपनी हिफाजत करो। इसके सामने एक पोस्ट आई। इसने अधखुली आदीबंदी आंखों के साथ वो पोस्ट पढ़ी। इसने फ़ोन बंद करके एक जानिब रख दिया। इसने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक अयान के उठकर जाने से अलीज़ा को अजीब सी परेशानी हुई। अलीज़ा को पता था इसने गलत किया है। इसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। मुझे नहीं मालूम पर क्यों मेरा अयान की इज़्ज़त करने का, इससे मोहब्बत करने का दिल नहीं करता। मैं इससे मोहब्बत करना चाहूँ तो भी नहीं कर पा रही। सिर्फ अमीर होना काफ़ी नहीं है। आजकल की लड़कियाँ समझती हैं कि लड़का बस अमीर हो और हैंडसम हो, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। पर मेरी नज़र में ये सब काफ़ी नहीं है। एक कातिल से कोई लड़की कैसे मोहब्बत कर सकती है? अलीज़ा वहीं बैठी मुसलसल जहन में ये सब सोच रही थी। गार्ड आया। बीबी जी चलें, किधर जाना है? और अयान साहिब किधर हैं? अलीज़ा ने नॉर्मल अंदाज में पूछा। जी अयान साहिब तो चले गए और जाते हुए मुझे बोला कि आपको हवेली छोड़ाऊँ। अच्छा आप चले, मैं आती हूँ। ऐसे कैसे मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चला गया? किधर गया होगा? अलीज़ा को फ़िक्र हुई। अलीज़ा हवेली वापस आ गई। सामने मोरे बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम मोरे। वालेकुम सलाम बेटा। अगर तुम आ गई, अयान किधर है? मोरे ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी मोरे मुझे नहीं पता, बताए बगैर चले गए थे। अयान की फूफो बोली, देख लो बहन ये हाल है, आजकल की लड़कियों को पता ही नहीं शोहर किधर है। फूफो ने मुँह बनाते हुए कहा, बेटा बात तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए, फ़ोन करके पूछो। मोरे ने फिक्रमंदी से कहा। मोरे मैंने फ़ोन किया था, उन्होंने नहीं उठाया। अलीज़ा ने संजीदा अंदाज में कहा। कुछ हुआ है? मोरे ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, अलीज़ा ने झूठ बोल दिया। अच्छा मोरे मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, अलीज़ा ने नॉर्मल अंदाज में कहती अपने कमरे की तरफ जाने लगी। हाँ जाओ जाओ, तुम लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं कि अपने बड़ों के पास कोई 4-5 मिनट बैठ जाओ, अयान की फूफो ने संजीदा अंदाज में बोला। फूफो ऐसी बात नहीं है, अलीज़ा ने उकताहट से कहा। तुम्हारी सास इधर बैठी है, तुम्हारी फूफो सास यहाँ बैठी है, और तुम जाकर अकेली कमरे में बैठना चाहती हो? तुम्हारी माँ ने कोई तौर तरीका नहीं सिखाया, कोई एहतराम अदब लिहाज? फूफो को तो जैसे किसी ने चाबी लगा दी हो, बगैर रुके मुसलसल बोले जा रही थी। अलीज़ा जब्त करके खड़ी सब खामोशी से सुन रही थी। प्यारी फूफो जान, आपको तो पता है मैं स्कूल गई थी, वहाँ बच्चों का बेइंतहा शोर था, मैं बस थोड़ा थक गई हूँ, इसलिए रूम में जाकर रेस्ट करना चाहती हूँ, अलीज़ा ने संजीदा अंदाज में कहा। हाँ जाओ करो रेस्ट। किसने मना किया है? उन्होंने रेस्ट लफ्ज़ पर जोर देते हुए अलीज़ा ने कहा। अलीज़ा रूम में आ गई। इसे अयान की फ़िक्र हो रही थी। मोरे हंसने लगी। क्यों बेचारी के पीछे पड़ गई हो जरगोना? बस बहन मुझे ये लड़की बिल्कुल नहीं पसंद, पता नहीं तुम्हारे लड़के ने इसमें क्या देखा है, जरगोना ने सर लहजे में कहा। मोरे कुछ भी ना कह सकी। अयान फुल नशे में था, इसे इर्द गिर्द की कोई होश नहीं था। अचानक इसके रूम का दरवाज़ा खुला और रीमल अंदर आई। अयान अगर होश में होता तो रीमल इसके रूम में आने की गलती कभी ना करती। अहमद के अलावा किसी भी अयान के दोस्त को अयान के कमरे में आने की इजाज़त नहीं थी। रीमल अयान के सामने वाले सोफ़े पर बैठ गई। रीमल अयान के चेहरे को बहुत गौर से देख रही थी। रीमल अक्सर अयान के घर आती रहती थी, इसलिए गार्ड ने उसे अंदर आने से मना नहीं किया। अचानक अयान के फ़ोन पर अलीज़ा की कॉल आई। अयान नींद बेहोशी में था। इसके पास फ़ोन बज रहा था पर वो नहीं उठा रहा था। रीमल को लगा अयान सो रहा है। रीमल ने उठकर जल्दी से फ़ोन उठाया और टेरेस की तरफ चली गई। शुक्र है अयान तुमने फ़ोन उठाया, किधर हो तुम? अलीज़ा ने फिक्रमंदी से कहा। तुम कौन हो? रीमल ने हैरत से पूछा। इस दिन रीमल ने अलीज़ा को अयान के घर पर देखा था, पर इसे अलीज़ा कोई काम वाली लगी थी। इसका हुलिया भी बहुत सादा सा था। रीमल सोच भी नहीं सकती थी अयान इस कदर सादा और कम उम्र लड़की से शादी कर सकता है। रीमल की उम्र 23 साल है और अयान के 25 साल। इसकी नज़र में ये एक परफेक्ट कपल एज है। मैं अयान की बीवी अलीज़ा हूँ। और तुम कौन हो? अयान का फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? अलीज़ा ने सख्त लहजे में कहा। मजाक अच्छा है, अयान की अभी शादी नहीं हुई। अयान की बीवी तुम नहीं मैं हूँ, रीमल ने संजीदा अंदाज में कहा। वैसे भी बीवी तो शोहर के घर में होती है, अयान के घर में तो मैं हूँ, तुम नहीं, तो तुम मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही, रीमल ने कहका लगाते हुए कहा। साथ इसने पीछे मुड़कर अयान की तरफ भी देखा, जो उल्टे मुंह लेटा था। हो सकता है माजी में अयान ने तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त गुजारा हो
और तुम खुद को इसकी बीवी समझने लग गई हो। रीमल ने लापरवाह से अंदाज में कहा। अपनी बकवास बंद करो वरना अभी वहाँ आकर तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अलीज़ा ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। और रेली तुम मुँह तोड़ोगी? हाँ हाँ, रीमल ने एक बार फिर कहका लगाया। अयान नीम बेहोशी में था, मुकम्मल बेहोश नहीं था। इसे रीमल की आवाज़ सुनाई दे रही थी पर इसे उठा नहीं जा रहा था। इसका दिमाग घूम रहा था। वो सुबह से भूखा था, खाली पेट, इतना ज़्यादा सिगरेट पी चुका था। अयान को फ़ोन दो, अलीज़ा ने संजीदा अंदाज में कहा। सो रहा है, अभी नहीं कर सकता बात। उठाओ, इसे अलीज़ा ने दांत पीसते हुए कहा। नहीं, मैं नहीं उठाऊंगी, मुझे अयान बेबी की आराम का बहुत ख्याल है, रीमल ने मुस्कुराते हुए कहा। अलीज़ा की आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। इसे अयान से बेवफाई की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। हाँ ठीक है, इनके दरमियान कुछ भी नॉर्मल कपल्स की तरह नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो गैर औरतों को अपने घर में बुलाए। अगर वो इसे थप्पड़ की सज़ा दे रहा है तो ये सज़ा बहुत बड़ी थी। ये सज़ा अलीज़ा के बर्दाश्त से बाहर थी। वैसे मेरे ख्याल से तुम्हें अब तक समझ नहीं है, अयान ऐसा ही है, बल्कि सारे मर्द ही ऐसे धोखेबाज हैं। औरत को इस्तेमाल किया और टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। रीमल किसी इस्लामिक टीचर की तरह इसे लेक्चर दे रही थी। अगर सारे मर्द धोखेबाज हैं तो तुम एक गैर मर्द के घर में क्या कर रही हो? अलीज़ा ने तंज़िया अंदाज में कहा। अयान कोई गैर मर्द नहीं है, अयान मेरा दोस्त है। अयान तो कह रहा था रीमल आज रात यहाँ ही सो जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। रीमल ने बड़े फ़ख्र से झूठ बोला। अलीज़ा का फ़िलहाल रीमल को महरम और नामहरम के टॉपिक पर लेक्चर देने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। इसका खून होल रहा था। रीमल आज रात वहाँ सोने वाली है। अलीज़ा ने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया। बाहर में जाओ तुम और तुम्हारा दोस्त अयान। इस टाइम रात के 12 बज रहे थे। रीमल इधर ही सोफ़े पर सो गई। अलीज़ा ने रो रो कर खुद को हल्कान कर लिया था। अलीज़ा की नींद उड़ गई थी। वो नहीं जानती थी इसे क्यों इतना रोना आ रहा है। वाकई ही अलीज़ा बहुत अजीब थी। कभी मोहब्बत का इकरार करती थी तो कभी थप्पड़ मार देती थी, कभी हक जताती थी, कभी लाताल्लुक़ होकर एक तरफ बैठ जाती थी, कभी इसे कातिल समझकर नफ़रत का इजहार करती थी, कभी गैर औरत का सोचकर जलन का एहसास महसूस करती थी। बहुत कश्मकश में मुब्तला थी। वो हतमी फ़ैसला नहीं कर पा रही थी। वो अपने जज्बात नहीं समझ पा रही थी। शायद इसकी उम्र इतनी नहीं थी। वो चीज़ों को ठीक तरह से डील नहीं कर पा रही थी। 19 साल की लड़की ने अपनी आंखों के सामने एक शख्स को कत्ल करते देखा था। इस सब के बाद वो कैसे नॉर्मल रहती? कभी इसे कातिल समझकर नफ़रत का इजहार करती थी, कभी गैर औरत का सोचकर जलन का एहसास महसूस करती थी। वो खुद कश्मकश में मुब्तला थी। वो हतमी फ़ैसला नहीं कर पा रही थी। वो अपने जज्बात नहीं समझ पा रही थी। शायद इसकी उम्र इतनी नहीं थी। वो चीज़ों को ठीक तरह से डील नहीं कर पा रही थी। 19 साल की लड़की ने अपनी आंखों के सामने एक शख्स को कत्ल करते देखा था। इस सब के बाद वो कैसे नॉर्मल रहती? इसे अयान से होप आने लगा था। इसकी वो लाइन अक्सर इसके दिमाग में गर्दिश करती थी, तुम भी मर जाओगी मेरे हाथों से। सारी रात जाग कर गुजार दी और सुबह इसने जो फ़ैसला किया वो अब इस फैसले से पीछे हटने वाली नहीं थी। या तो अयान इसे तलाक देगा ये वो खुद सब को छोड़कर कहीं दूर चली जाएगी। अगली सुबह अयान की आंख खुली। सामने सोफे पर रीमल को सोया देखकर अयान को शदीद गुस्सा आया। अयान उठकर नीचे आया। सामने ही अलीज़ा खड़ी थी। अलीज़ा सारी रात जागती रही और सुबह होते ही ड्राइवर के साथ शहर आ गई। अलीज़ा चलकर अयान के करीब आई। अयान ने अलीज़ा की आंखों में देखा। आज इन आंखों में कोई आसार नहीं थे, ना मोहब्बत के ना नफ़रत के, बस वीरानी थी। अलीज़ा ने अयान के पीछे देखा। रीमल ऊपर अयान के कमरे से आ रही थी। वो नींद से बेदार होकर आई थी। सब शख्स सच में बदल गया। अलीज़ा मेरी बात सुनो, तुम जो समझ रही हो, अयान अपने दिफा में बोला। अलीज़ा वापस जाने के लिए मुड़ी। अयान ने अलीज़ा को हाथ से पकड़कर रोका। अलीज़ा ने वापस मुड़कर अयान के मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। हाथ मत लगाना मुझे, बदकिरदार इंसान, अलीज़ा ने चीखते हुए कहा। अयान ने अलीज़ा का हाथ छोड़ दिया। वो भागने के अंदाज में वहाँ से चली गई। रीमल भी वहाँ से चली गई। इसे पता था अब इसकी खैर नहीं। इसने वहाँ से चले जाने में ही आफियत समझी। अलीज़ा ड्राइवर के साथ वापस अपनी मामा के घर आ गई। सो जी, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस एपिसोड। होप यू विल लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।